आज की क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट विथ इमीटर रेसिस्टर। पिछले क्लास में कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट पढ़ चुके हैं हम लोग। उसी टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें एक्स्ट्रा में बस इमीटर रेसिस्टर इसी सर्किट्स में आके ऐड हो जाता है। ये जो इसका जो बेसिक सर्किट्स है इसको कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट बोलते हैं। और इसी कलेक्टर टू बेस बायस सर्किट में एक इमीटर रेसिस्टेंस ऐड हो जाएगा। और इमीटर रेसिस्टेंस जब भी सर्किट में ऐड होता है तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि इसका स्टेबिलिटी यानी कि सर्किट का स्टेबिलिटी और बढ़ जाता है। पिछले क्लास में जब ये टॉपिक हम लोग पढ़े थे तो मैंने बताया था कि ये जो आरबी है ये एक फीडबैक सिस्टम देता है। कलेक्टर करंट को इनहांस होने से बढ़ने से बचाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कलेक्टर करंट का वैल्यू बढ़ता है और कलेक्टर करंट के वैल्यू को ये नहीं बढ़ने देता, इसलिए क्योंकि कलेक्टर करंट का वैल्यू अगर बढ़ता है तो क्यू पॉइंट जो है वो शिफ्ट करता है। और क्यू पॉइंट शिफ्ट नहीं करना चाहिए। शुरू से ही बता रहे हैं कि अगर सर्किट का बेटर स्टेबलाइजेशन चाहिए तो क्यू पॉइंट का अपने पोजीशन पे फिक्स होना जरूरी है। अदरवाइज ड्यूरिंग द ऑपरेशन मान लो कोई सर्किट से इस सर्किट से एम्पलीफायर का डिजाइन किया और उस एम्पलीफायर सर्किट में क्यू पॉइंट हमेशा अपने पोजीशन पे शिफ्ट करते रहेगा तो बेटर एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा। जिस डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल के लिए उस एम्पलीफायर सर्किट का डिजाइन किए हो उस डिजायर्ड आउटपुट सिग्नल को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि क्यू पॉइंट चेंज होने से आउटपुट सिग्नल पे असर पड़ता है। ठीक है, तो जब भी एम्पलीफायर डिजाइन किया जाता है तो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड सिग्नल के लिए किया जाता है और वो डिजायर्ड सिग्नल हमेशा मिलना चाहिए। ठीक है, वो डिजायर्ड सिग्नल वैरी नहीं होना चाहिए। अगर वैरी होगा तो फिर उस एम्पलीफायर का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी एम्पलीफायर सर्किट का या जो भी एम्पलीफायर है उसके अंदर जो सर्किट यूज करें वो सर्किट ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, तो आरबी तो एक स्टेबिलिटी दिया ही था और आरई भी यहाँ पे एक स्टेबिलिटी देगा। ये टेम्परेचर के केस में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से आईसी के वैल्यू को बढ़ने से बचा रहा है। और आरई जो होता है इमीटर रेसिस्टेंस ये बीटा वेरिएशन को अवॉइड करता है, बीटा को बढ़ने घटने नहीं देता है। ठीक है, तो ये दो बात याद रखना। और इसमें ये भी याद रखना कि ये जो सर्किट्स है इसमें दो फीडबैक सिस्टम है। एक आरबी फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा आरई फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। तो एक ही सर्किट में दो फीडबैक सिस्टम है। एक टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करता है और दूसरा बीटा के अगेंस्ट काम करता है, बीटा के वेरिएशन के अगेंस्ट काम करता है। तो ये सर्किट ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर सर्किट की बात करें तो ऑलरेडी ये सर्किट हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुके हैं। बस यहाँ पे आरई एक एक्स्ट्रा में लग गया है। यहाँ पे आरबी जो है वीसीसी से पैरेलली कनेक्टेड नहीं है। आरबी जो है यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड है और यहाँ पे बेस करंट फ्लो होता है। और मैं बता चुका हूँ इस आरसी के क्रॉस दो करंट होगा, आईबी प्लस आईसी। यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है आईसी होता है, यहाँ बेस टर्मिनल से जो करंट फ्लो होता है बेस करंट आईबी होता है और इन दोनों करंट का सम यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे अगर बात करें बेस रेसिस्टेंस की तो ये कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। एक रेसिस्टर कनेक्ट हो गया इमीटर रेसिस्टेंस से, इमीटर टर्मिनल से, इसलिए इसको इमीटर रेसिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे दो वोल्टेज होगा, एक इनपुट साइड में ट्रांजिस्टर वोल्टेज होता है वीबी और दूसरा वोल्टेज यहाँ पे होगा जिसको हम लोग बोलते हैं वीसीई। ठीक है, तो चलो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके बारे में, उसको देखते हैं। When emitter resistance connected to the collector to base bias circuit, then its stability is more increased. कह रहा है कि जब इमीटर रेसिस्टेंस को जब इस सर्किट से कनेक्ट करोगे तो इसका स्टेबिलिटी मोर इंक्रीज मतलब और बढ़ जाएगा। पहले से भी ये सर्किट स्टेबल था कंपेयर टू फिक्स बायस सर्किट, बट इमीटर रेसिस्टेंस लगाने से इसका स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा। ठीक, चलो अगला पॉइंट, इमीटर रेसिस्टेंस प्रोवाइड इमीटर रेसिस्टेंस फीडबैक। कह रहा है कि इमीटर रेसिस्टेंस प्रोवाइड इमीटर रेसिस्टेंस फीडबैक। यहाँ पे एक फीडबैक प्रोवाइड करता है। इस सर्किट्स में बहुत तो दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, बट ये स्टेटमेंट याद रखना। ये बात आगे चल के हम जब एम्पलीफायर पढ़ाएंगे तो वहां पे इक्वेशन से बताएंगे कि आरई कैसे फीडबैक प्रोवाइड करता है, कैसे फीडबैक प्रोवाइड करके आपको बीटा वेरिएशन को अवॉइड करता है। ठीक है, तो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी सिर्फ स्टेटमेंट से काम चलाएंगे। इमीटर रेसिस्टेंस प्रोवाइड इमीटर रेसिस्टेंस फीडबैक विच स्टेबलाइज द वैल्यू ऑफ बीटा। कह रहा है कि ये इमीटर रेसिस्टेंस फीडबैक प्रोवाइड करेगा और बीटा को स्टेबलाइज करता है। अगला पॉइंट, इन दिस सर्किट देयर आर टू फीडबैक नेटवर्क। इस पूरे सर्किट में दो फीडबैक नेटवर्क होता है, वन इज बाय आरबी एंड अदर इज बाय आरई। एक आरबी के द्वारा और दूसरा आरई के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। RB provide stability against the temperature। कह रहा है कि RB provide stability against the temperature
टेम्परेचर के विरोध में जाके स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है, वेयर एज आरई प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट द बीटा वेरिएशन, जहाँ पे आरई जो है ये बीटा के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को लिख लो और ये सर्किट भी बना लो, उसके बाद हम इसका सर्किट एनालिसिस अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन फाइंड आउट करना इस सर्किट का सिखाएंगे। अब इस पे हम लोग सर्किट एनालिसिस करेंगे। सर्किट एनालिसिस के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं इनपुट पार्ट में एंड आउटपुट पार्ट में। तो चलिए हम लोग केवीएल इनपुट पार्ट में अप्लाई करते हैं। हेडिंग हमने दे रखा है सर्किट एनालिसिस। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन द इनपुट पार्ट ऑफ सीकेटी, मतलब सर्किट। तो ये जो ब्लू लाइन हम बना रखे हैं ये करंट का पाथ है जो कि इनपुट सर्किट को भी रिप्रेजेंट करता है। इस पाथ में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा सप्लाई वोल्टेज है और कौन कौन सा ड्रॉप इन वोल्टेज है। और केवीएल लिखना मैं एक बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताया कि क्या करना होता है, सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू लिखना होता है ड्रॉप इन वोल्टेज। तो यहाँ पे VCC सप्लाई वोल्टेज है, एक ड्रॉप इन वोल्टेज RC के क्रॉस मिलेगा, दूसरा वोल्टेज एक ड्रॉप हम लोग को RB के क्रॉस मिलेगा, तीसरा वोल्टेज ड्रॉप VB होगा और चौथा वोल्टेज ड्रॉप RE के क्रॉस मिलेगा। तो सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू ड्रॉप इन वोल्टेज लिखेंगे, तो VCC सप्लाई वोल्टेज है और पहला जो ड्रॉप इन वोल्टेज मिलेगा IB IC इंटू RC मिलेगा। ये दोनों मिलके एक वोल्टेज ड्रॉप देगा। फिर IB जब RB से फ्लो होगा तो एक वोल्टेज ड्रॉप ये भी देगा IB इंटू RB। तीसरा वोल्टेज ड्रॉप VB होगा तो प्लस VB लिखेंगे और एक लास्ट में वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा IE R मिलके, तो ये IE RE हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि इस इक्वेशन में IB को छोड़ के और भी कोई करंट का टर्म है क्या, तो बिल्कुल है, एक IC का टर्म है और दूसरा IE का टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको IB के टर्म में लाएंगे। तो फिलहाल अभी इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, IB प्लस IC के ही टर्म में छोड़ देते हैं, RC प्लस IB RB प्लस VB लिखेंगे और यहाँ पे जो IE है ना इसको हम लोग लिखेंगे IB प्लस IC। आप लोग जानते हो ना I इक्वल टू IB प्लस IC होता है, मैं बता चुका हूँ आप लोग को। ठीक है, अब देखो इस RC को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, RC को IB से मल्टीप्लाई करोगे तो IB RC हो जाएगा, प्लस RC को जब IC से मल्टीप्लाई करोगे तो IC RC होगा। देखो क्या होगा, IC RC होगा और IC इक्वल टू क्या होता है, IC के बदले हम लोग बीटा IB लिखेंगे। क्लियर, चलो फिर वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे IB RB। अच्छा ये क्यों लिखे IC के जगह पे बीटा IB, क्योंकि सारा टर्म को IB के टर्म में लाना है इसलिए VB रहेगा। फिर यहाँ पे RE को IB से मल्टीप्लाई करोगे तो IB RE हो जाएगा, प्लस अब RE को IC से मल्टीप्लाई करोगे तो IC इंटू RE होगा और IC का वैल्यू बीटा IB पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा देखोगे कि IB का टर्म आ गया, 1 2 3 4 5, इस पांचों टर्म में IB है, IB को कॉमन ले लो, IB को कॉमन लोगे तो RC प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, IB कॉमन ले लोगे तो बीटा RC बचेगा, यहाँ से IB को कॉमन लोगे तो RB बचेगा, VB को तो इसमें IB है नहीं, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से IB को कॉमन लोगे तो RE बचेगा और इसमें से IB को कॉमन लोगे तो बीटा RE बचेगा, प्लस ये VB, इसको तो लिखेंगे ही ना। अब देखो क्या करेंगे, हम लोग को एक्चुअली ना IB का वैल्यू निकालना है। तो IB का वैल्यू निकालना तो ये वाला तो इससे मल्टीप्लीकेशन में IB के साथ, तो VB को इधर भेज देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा VCC माइनस VB इक्वल टू IB इंटू RC प्लस बीटा RC प्लस RB प्लस RE प्लस बीटा RE। बाप रे बाप, बहुत बड़ा टर्म आ रहा है क्या डरिए नहीं, धीरे धीरे अगर आप समझ के पढ़े होंगे तो ये सब कुछ नहीं है, बस डेरिवेशन है। लेकिन आप रटने में विश्वास रखते हैं, आप समझ नहीं रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि बाद में इसको याद कर लेंगे, तो ठीक है, बाप रे बाप करते रहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से IB का वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में इधर भेजेंगे, डिवीजन में हो जाएगा। तो IB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म जो ब्रैकेट में है, RC प्लस बीटा RC प्लस RB प्लस RE प्लस बीटा RE। ठीक है, तो ये IB का इक्वेशन आ गया।
बुक्स में देखोगे क्या कि बहुत बारी VB का वैल्यू चूंकि 0.7 होता है, बहुत कम होता है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। IB के वैल्यू को इग्नोर कर दिया जाता है, बट हम यहाँ पे किसी भी वैल्यू को इग्नोर नहीं किया है, इसलिए क्योंकि मान लो कभी कोई क्वेश्चन कंपटीशन में बनाने के लिए आता है तो वहाँ पे इग्नोर करके कुछ कुछ वैल्यू बनाओगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जैसे IB का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो VB को भी रखना पड़ेगा क्योंकि मेन इक्वेशन में VB है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से RB का वैल्यू निकालना होगा तो इस इक्वेशन से RB का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखोगे, यहाँ से क्या करोगे, इस वाले टर्म को छोड़ के बाकी के जितने टर्म हैं सबको इस साइड में भेज दोगे, VCC के साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दोगे, तो ये हो जाएगा VCC माइनस इसको भेजेंगे तो ये होगा IB प्लस IC इंटू RC। ठीक है, उसके बाद ये इसको तो रखेंगे इधर, VB को भेजोगे तो माइनस VB हो जाएगा, फिर ये भेजोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा I RE, तो इतना इक्वल टू आया, तो ये आया IB RB इक्वल टू। ठीक है, और निकालना क्या है, RB का वैल्यू निकालना है, तो IB को इधर भेज दो, तो RB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इस पूरे से IB डिवाइड हो जाएगा, VCC माइनस IB प्लस IC RC माइनस VBE माइनस I RE। ठीक है, डिवाइडेड बाई IB आ जाएगा, यही RB का इक्वेशन आ गया। अब कहोगे कि सर इसमें तो आपने फिर से ये IC और I को रखा, तो आप चाहो तो IC और I को IB के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। ये सब जितना भी एनालिसिस है ना, एक लाइन में यही समझो कि क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन में जैसा जो चीज़ फाइंड आउट करना होता है वैसे हम लोग एनालिसिस करके निकाल देते हैं। अब इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला तो आपको ऑब्वियसली याद रहेगा नहीं। फिक्स बायस सर्किट का फॉर्मूला इजी था तो उसका फॉर्मूला याद रखोगे, लेकिन ये सब फॉर्मूला कोई याद थोड़ी करता है, हम लोग डेरिवेशन से ही बनाते हैं, केवीएल से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि आउटपुट में केवीएल लगा के आउटपुट साइड का भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन द आउटपुट पार्ट ऑफ सीकेटी। आउटपुट पार्ट में हम लोग केवीएल लगाएंगे, तो देखो ये इसका पाथ होगा, पहला VCC होगा, एक वोल्टेज, दूसरा वोल्टेज यहाँ RC के क्रॉस मिलेगा, तीसरा वोल्टेज VCE होगा और चौथा वोल्टेज होगा RE के क्रॉस। तो 4 वोल्टेज है जिसमें से VCC सप्लाई वोल्टेज है, रिमेनिंग 3 ड्रॉप इन वोल्टेज है। तो VCC इक्वल टू लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, VCC इक्वल टू इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है IB प्लस IC इंटू RC कर लेंगे, प्लस अब देखो एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है तो VCE प्लस तीसरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे I RE। केवीएल लिखना सिखाए हैं आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ से VCC का इक्वेशन, अगर VCE का वैल्यू निकालना होगा तो निकाल सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, ये बाकी के दो टर्म को इधर भेज देंगे। अच्छा एक चीज और करना, यहाँ पे ये जो IE है ना, इसको समटाइम्स देखोगे बुक्स में IC लिखा हुआ रहता है, तो इसको IB प्लस IC RC लिख लेंगे प्लस VCE लिख लेंगे, और यहाँ पे I के जगह पे आप IC RE लिख सकते हो। क्यों भाई, तो हम तो जानते हैं I जो होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू IC होता है। ठीक है, अब यहाँ से VCE का वैल्यू निकालना चाहते हो तो निकाल दो ना, इस पूरे टर्म्स को इधर भेज दो, तो VCC माइनस IB प्लस IC इंटू RC हो जाएगा और माइनस IC RE हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे VCE का वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर RC का वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहाँ से निकाल सकते हो RC का वैल्यू, या फिर यहाँ से भी, हाँ यहाँ से RC का वैल्यू निकाल सकते हो। RC का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा तो यहाँ से निकाल सकते हो ना, इसको छोड़ के बाकी इन दोनों टर्म को इधर भेजेंगे। ठीक है, तो देखो क्या ऐसे लिखेंगे, VCC माइनस ये टर्म को छोड़ देंगे, इसको भेजेंगे, तो VCE माइनस I RE हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू इसको तो इधर ही रखे हैं, IB प्लस IC रखेंगे इधर इंटू RC है, RC का वैल्यू निकालना है ना। अच्छा इसके जगह पे हम लोग चाहें तो IC भी पुट कर देंगे, तो RC का वैल्यू निकालना होगा तो RC इक्वल टू कितना लिखेंगे, इतना डिवाइडेड बाई इतना लिखेंगे, यानी कि VCC माइनस VCE माइनस IE RE डिवाइडेड बाई IB प्लस
आई सी हो जाएगा ना। इस तरीके से आर सी निकालना चाहते हो, एक इक्वेशन और लिख लेना, आई को रिप्लेस करके आई सी लिख लेना, बाद बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। तो इस तरीके से आर सी निकालिए। चलो यहाँ तक फटाफट लिख लो, उसके बाद देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। उसी से पता चलता है कि ये सर्किट कितना स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू जितना 1 प्लस बीटा से कम है उतनी अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर का। तो लिखेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर एस इक्वल टू ऑलरेडी जानते हैं हम लोग 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा डेल आई बी बाई डेल आई सी, यही जनरल इक्वेशन है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इनपुट में केवीएल अप्लाई करते हैं और इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे अप्लाई केवीएल इन द इनपुट पार्ट ऑफ सीकेटी। अभी कुछ ही देर पहले बताए थे वीसीसी इक्वल टू होता है यहाँ पे आई बी प्लस आई सी इंटू आर सी प्लस आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस आई आर ई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने बताया कि आई अगर रहेगा तो इसके बदले आई बी आई सी पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन आई बी प्लस आई सी इंटू आर सी होगा प्लस आई बी आर बी प्लस वी बी प्लस आई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, आई बी प्लस आई सी पुट करेंगे इंटू आर ई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आर सी को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से, तो ये टर्म आ जाएगा आई बी आर सी प्लस आई सी आर सी, इसको दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब बचा क्या, आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करो आई बी आर ई प्लस आई सी आर ई, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि जहां जहां आई बी है आई बी को कॉमन लेना है, जहां जहां आई सी है आई सी को कॉमन लेना है। यहाँ पे आई बी है, यहाँ पे आई बी है, यहाँ पे तीन टर्म में आई बी है, तो आई बी को कॉमन ले लेंगे। आई बी को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे आर सी बचेगा, फिर यहाँ पे आर बी बचेगा प्लस यहाँ पे आर ई बचेगा। तो इन तीनों में कॉमन क्या है भाई, तो आई बी कॉमन है प्लस अब आई सी को कॉमन लो, तो यहाँ पे एक आई सी है, दूसरा आई सी वाला टर्म यहाँ पे है, तो इसमें बचेगा आर सी प्लस यहाँ पे बचेगा आर ई। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं, यही दो टर्म आई सी वाला है ना, हाँ यही दो टर्म आई सी का है। अब ये हो गया ये अब बचा क्या, वी बी, तो प्लस वी बी कर लेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू आई सी। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू आई सी करो, सॉरी डेल वी सी सी डिवाइडेड बाई डेल आई सी प्लस ये कांस्टेंट है, प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसको ऐसे ही करने देंगे आर सी प्लस आर बी प्लस आर ई, ठीक है। और ये है डेल आई बी बाई डेल आई सी हो जाएगा प्लस ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आर सी प्लस आर ई कॉन्स्टेंट है और आई सी को डिफरेंशिएट करोगे आई सी के रेस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस इसको लिखोगे डेल वी बी ई डिवाइडेड बाई डेल आई सी। ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये एज यूजुअल रह जाएगा आर सी प्लस आर बी प्लस आर ई डेल आई बी बाई डेल आई सी प्लस ये तो कट जाएगा तो ये बचेगा आर सी प्लस आर ई और ये हो जाएगा 0। हम लोग को डेल आई बी बाई डेल आई सी का वैल्यू निकालना होता है, इसको इधर भेज देंगे माइनस में आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं डेल आई बी बाई डेल आई सी का वैल्यू होगा, देखोगे ये वाला टर्म को पूरा इधर भेजोगे तो ये माइनस आर सी प्लस आर बी हो जाएगा, ठीक है।
डिवाइडेड बाई ये वाला टर्म इससे डिवाइड होगा, आर सी प्लस आर बी प्लस आर ई, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद डेल आई बी बाई डेल आई सी के वैल्यू को क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल आई बी बाई डेल आई सी इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर ये s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस बीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस बीटा, और डेल आई बी बाई डेल आई सी का वैल्यू ये है, तो माइनस आर सी प्लस आर बी डिवाइडेड बाई आर सी प्लस आर बी प्लस आर ई, यही है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हट जाएगा, यही स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू है। ये देखो ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत बड़ा वैल्यू होगा, ये तो 1 प्लस बड़ा वैल्यू और बड़ा आ जाएगा, और 1 प्लस बीटा से जब डिवाइड होगा तो s का वैल्यू बहुत कम आएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हो s लेस देन 1 प्लस बीटा आ रहा है, सो सर्किट CKT इज मोर स्टेबल, ठीक है। इस तरीके से इसका स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। इतना तो हम फाइंड आउट कर दिए यार, ये आप लोगों को खुद से ही फाइंड आउट कर लेना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस किया करो तो जल्दी जल्दी सारा चीज़ याद हो जाएगा। चलो फटाफट इसको लिख लो, अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।